अगर आपने भी दुबई में एम्प्लॉयमेंट वीजा ले लिया है और एमिरेट्स आईडी ले लिया है और उस बेसिस पे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं या और कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि अब तो जो भी मेरी इनकम हो रही है दुबई के अंदर वो टैक्स फ्री है, इंडियन गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा और मुझे टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, चाहे मैं इंडिया में रह रहा हूं या दुबई में रह रहा हूं। तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यूएई और इंडिया गवर्नमेंट का एक ट्रीटी है जिसमें वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता है और उस बेसिस पे वो आपको टैक्स नोटिस भेज सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये समझाऊंगा कि इस सर्टिफिकेट के लेने के बाद आपकी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी यूएई गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट को और आपको कोई भी नोटिस नहीं आएगा, कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो समझते हैं कि ये क्या सर्टिफिकेट है और आप इस सर्टिफिकेट को कैसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उस सर्टिफिकेट को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन सी ट्रीटी है जिसमें यूएई गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है। तो देखिए, इंडिया गवर्नमेंट का और यूएई गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट है जिसको बोलते हैं DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में आर्टिकल 28 में यह लिखा हुआ है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट और यूएई गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगी, एक्सचेंज करेगी फॉर टैक्स पर्पस। मतलब यह हुआ कि जो भी आप इनकम कर रहे हो यूएई कंट्री के अंदर एंड अगर आप टैक्स रेसिडेंट हो इंडिया के, तो देयरफॉर आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा और इंडियन गवर्नमेंट आपकी इंफॉर्मेशन यूएई गवर्नमेंट से ले सकती है और आपको नोटिस भेज सकती है कि भाई ये तुमने इनकम दुबई में बैठ के करी थी, कि भाई इस पे तुमने इंडिया में टैक्स क्यों नहीं दिया, आईटीआर में क्यों नहीं डिक्लेयर किया, और यहाँ पे आप फंस जाओगे और इंडिया में आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा एंड प्लस क्योंकि ये इनकम आपने छुपाई है तो इंडिया में 300% तक आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो जो मैं बात कर रहा हूं DTAA की, उसमें कहां लिखा है कि भाई यूएई गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगी, वो है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद पढ़ सकते हैं। बट इसमें सिंपल शब्दों में ये लिखा हुआ है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है अगर उसमें कोई टैक्स इवेशन हुआ है, टैक्स चोरी हुई है, उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टैक्स रेसिडेंट है इंडिया के और आपकी कहीं पे भी इनकम हो रही है, चाहे यूए में या और किसी कंट्री में, तो आपको उस पे इंडिया में टैक्स देना है। और उसके रिलेटेड अगर आपने यूए में एम्प्लॉयमेंट वीजा लेके ईआईडी लेके आप इनकम कर रहे हैं तो वो इनकम पे भी आपको इंडिया में टैक्स लगेगा। तो वो वाली इंफॉर्मेशन जो है स्पेसिफिकली इंडियन गवर्नमेंट यूएई गवर्नमेंट से मांग सकता है। बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत सिंपल है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने डेटा मांगा और यूएई गवर्नमेंट ने डेटा दे दिया। देखिए, इसकी एक पूरा एक फॉर्मल चैनल होता है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट एक रिक्वेस्ट लेटर भेजेगी, फॉर्मल लेटर भेजेगी यूएई गवर्नमेंट को और उसमें बताएगी कि भाई हमें इस पर्सन का डेटा चाहिए क्योंकि हमें लगता है कि भाई इसने टैक्स इवेड किया है इंडिया के अंदर, उसको इंडिया में टैक्स देना था। एंड इसके बाद यूएई गवर्नमेंट इसको वैलिड करेगी और देखेगी कि इस रियली में जो पर्सन का डेटा मांगा जा रहा है उसने टैक्स इवेड किया है इंडिया में कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो पर्सन का जिसका डेटा मांगा जा रहा है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो उसकी सारी की सारी इनकम ग्लोबली इंडिया में टैक्सेबल होगी तो दे दिया जाएगा। मगर यूएई गवर्नमेंट ने उसको टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट दिया है तो इसका मतलब ये है कि जो भी यूएई सोर्स इनकम है उस पे केवल यूएई टैक्स लगा सकता है, इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। एंड यही एक कैच है कि अगर यूएई गवर्नमेंट ने उस पर्सन को टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट दे दिया है तो उसका डेटा शेयर नहीं होगा, क्योंकि इस इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। इस इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो यूएई में लगेगा अगर टैक्स होता है। और आपको जैसे कि पता ही है कि भाई यूएई में ना कॉर्पोरेट टैक्स है, ना पर्सनल टैक्स है, ना कैपिटल गेन टैक्स है, ना ही डिविडेंड टैक्स है। तो आपका यूएई गवर्नमेंट तो टैक्स लगाएगी नहीं एंड प्लस क्योंकि टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट आपके पास यूएई का है तो उस पे टैक्स इंडिया में नहीं लगेगा। एंड जब नहीं लगेगा तो ये डेटा आप निश्चिंत रहिए, ये शेयर नहीं होगा इंडियन गवर्नमेंट के साथ। इसके अलावा और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जिसमें यूएई गवर्नमेंट का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो शेयर कर सकता है इंडियन गवर्नमेंट के साथ। वो लिखा है पैरा 3 में आर्टिकल 28 के अंदर। तो पहला इसमें पॉइंट है, वो लिखा है कि जो भी इंफॉर्मेशन बियॉन्ड द लॉ होगी वो एक्सचेंज नहीं करी जा सकती। मान के चलिए कि भाई यूएई गवर्नमेंट में है कि किसी का पर्सनल कुछ हेल्थ जो भी डेटा है वो नहीं शेयर कर सकते, तो भाई इंडियन गवर्नमेंट को वो डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि यूएई के लॉ में ही नहीं लिखा कि वो डेटा किसी भी सिटीजन का, किसी भी रेसिडेंट का वो ले सकती है। दूसरा, अगर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है यूएई गवर्नमेंट के पास तो वो डेटा भी इंडियन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। तो मान के चलिए कि भाई यूएई गवर्नमेंट में कोई पर्सनल टैक्स फाइलिंग होती नहीं है तो उसकी इनकम का डेटा यूएई गवर्नमेंट के पास नहीं है, एंड जब है ही नहीं तो वो भी इंडियन गवर्नमेंट को डेटा
डेटा शेयर नहीं हो सकता। तीसरा इसमें जो पॉइंट लिखा है वो ये है कि कोई भी सीक्रेट्स, जो भी बिजनेस सीक्रेट्स हैं, इंडस्ट्री सीक्रेट्स हैं या प्रोफेशनल सीक्रेट्स हैं, वो भी शेयर नहीं हो सकते एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट को। तो मोटा मोटा इसका मतलब ये है कि चाहे किसी के पास टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट हो यूएई का या ना हो, तो ये तीन इंफॉर्मेशन तो नहीं शेयर होंगी। एंड अगर आपका कोई बैंकिंग का डेटा है, बैंक अकाउंट है, कोई किसी ने प्रॉपर्टी खरीदे, हाँ, तो ये डेटा शेयर हो सकता है क्योंकि यूएई गवर्नमेंट के पास इसका डेटा होता है। अगर इस डेटा को भी एक्सचेंज करने से आपको बचना है तो आपको टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब समझते हैं टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट होता क्या है। देखिए, ये एक सर्टिफिकेट है जिसमें एक गवर्नमेंट बता रही है कि आप उस कंट्री के टैक्स रेसिडेंट है, मतलब आपने जो भी इनकम करी है उस कंट्री के अंदर, वही कंट्री उस पर टैक्स ले सकती है, दूसरी कंट्री नहीं ले सकती है। अगर मान के चलिए कि आप दूसरी कंट्री में भी भाई टैक्स रेसिडेंट माने जा रहे हैं उनके लॉ के अकॉर्डिंग, तो भाई यहाँ पे DTAA अट्रैक्ट होगा। मतलब इसका ये है कि आपने एक कंट्री में टैक्स दे दिया है तो दूसरी कंट्री उस पर टैक्स नहीं लगा सकती, और लगा भी दिया तो उसका आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो मोटा मोटा टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोला जाए तो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, इंडिया कभी भी किसी भी फॉरेनर्स को पेमेंट करती है तो उस पर TDS काटती है। वो किस सेक्शन में काटती है? सेक्शन 195 में। एंड 195 में बहुत सिंपली लिखा हुआ है कि भाई जो भी इनकम है उस पे जो इंडिया पे टैक्स लगता है भाई उतना आपको विद होल्डिंग टैक्स काट देना है। मतलब कि मान लो कि भाई 10 लाख रुपए किसी भी फॉरेनर को दिए तो उस पे जो इंडिया में टैक्स लगता है 30% लगता है, तो भाई 30% टैक्स काटो, 70 रुपए दो। एंड अगर इससे बचना है तो उसमें एक और सबसेक्शन लिखा हुआ है सेक्शन 195 के अंदर कि भाई अगर उस पर्सन के पास दूसरी कंट्री का टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट है तो जो भी पर्सन इंडिया से पे कर रहा है उस फॉरेनर को, तो उस पे वो TDS नहीं काट सकता, विद होल्डिंग टैक्स नहीं काट सकता। सिंपली जितना भी उसको अमाउंट पे करना है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज पे करना है तो 100 रुपीज ही आगे पे करेगा। तो ये इंपॉर्टेंस होती है TRC की। पहला तो मैंने बताया कि भाई एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन से बच जाओगे, गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को शेयर नहीं करेगी डेटा। एंड दूसरा, अगर आप पेमेंट ले भी रहे हो बाहर बैठ के इंडियन किसी भी पर्सन से, तो भाई TDS भी नहीं कटेगा। TRC एक बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है, आप बैंक को दो और बैंक उस बेसिस पे भाई कोई भी TDS नहीं काटेगा आगे, बिना कोई भी TDS डिडक्शन के आपको पूरा का पूरा रेमिटेंस कर देगा अमाउंट का। अगर आपको टैक्स रेसिडेंसी के बारे में जानना है कि आप कब इंडिया में टैक्स रेसिडेंट कहलाए जाओगे, तो मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप यहां से देख सकते हैं। तो अब समझते हैं कि कैसे आप टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो TRC की एलिजिबिलिटी कवर करी गई थी कैबिनेट का 85/2022 डिसीजन में। तो उसको समझते हैं कि भाई है क्या चीज। तो देखिए, इसमें है ना बहुत सिंपली लिखा हुआ है, अगर वो यूएई के अंदर फिजिकली प्रेजेंट है 183 डेज या उससे ज्यादा, तो वो टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकता है। एंड अगर आप 183 डेज भी फिजिकली अवेलेबल नहीं है यूएई के अंदर, तब भी आप यूएई रेसिडेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। वो लिखा है क्लॉज 2 में। तो भाई उसमें लिखा है कि अगर आप यूएई के अंदर 90 डेज या उससे ज्यादा प्रेजेंट है यूएई के अंदर, प्लस आपके पास रेसिडेंस परमिट है, मतलब वहां का वीजा है, एंड आपके पास परमानेंट प्लेस है रेसिडेंस की, मतलब आप वहां रहते हैं, चाहे इजारी लेके रहते हैं या आपने वहां पे प्रॉपर्टी खरीद रखी है उसमें आप रहते हैं, एंड आप वहां पे एक्टिवली बिजनेस कर रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो इवन 90 डेज पूरे होने के बाद भी आप टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक बार आपने TRC ले लिया, 90 दिन आपने रह लिए, तो आपका इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होगा। तो देखिए, अगर आपको TRC के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहला है पासपोर्ट, दूसरा है एमिरेट्स ID, तीसरा है रेसिडेंस वीजा, वहां का जो ई वीजा होता है, एंड जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी एंट्री और एग्जिट रिपोर्ट। एंट्री और एग्जिट रिपोर्ट क्या हो गया कि भाई आप कब एंट्री करे थे यूएई के अंदर और आपने कब एग्जिट किया था, एंड ये रिपोर्ट आपको ICP इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से मिलेगी। तो ये 4 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप TRC के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका TRC केवल 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा। इसकी जो गवर्नमेंट फीस होती है वो 1000 AD तक होती है। तो जैसे आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन ICP पोर्टल पे, तो आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही आ जाएगा। एंड जो मैंने 90 डेज वाला जो कंडीशन बताया कि भाई ये तो 183 डेज का हो गया, अगर 90 डेज वाले में जाना है तो आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट और देना पड़ेगा, वो है इजारी, कि आप जो जिसको हम लीज एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, या आपके पास आप वहां पे रेंट में नहीं रहते हैं तो आपका टाइटल डीड होगी, आपका प्रॉपर्टी के जो भी आपने खरीद रखी है तो उसके आपको पेपर देने पड़ेंगे। वो इसलिए देने हैं कि आपको ये दिखाना है कि यस मैं एक्चुअली वहां पर रहता हूं उस प्रॉपर्टी के अंदर। एंड इसके अलावा आपको एक फाइनेंशियल अपनी रिपोर्ट देनी है कि
यस आपने वहां पे बिजनेस किया है तो इनकम करी है, या आप वहां पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो उसकी सैलरी आई है, तो ये और एक प्रूफ देना पड़ेगा। इस बेसिस पे इवन आफ्टर 90 डेज भी आपको टीआरसी मिल जाएगा। अगर आपको अपना टीआरसी अप्लाई करना है तो आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन दे देंगे। प्लस जो टीआरसी की वैलिडिटी होती है वो 1 साल होती है, तो हर साल में इसको रिन्यू भी कराया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने रेगुलरली टीआरसी रिन्यू नहीं कराया तो भाई देखिए अब गवर्नमेंट तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि आप किस कंट्री के टैक्स रेसिडेंट हैं, तो वो हमेशा से सस्पिशियस ही रहेगा कि भाई हाँ दोनों कंट्री में आपका टैक्स लग सकता है। तो रिन्यूअल भी कराना बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम। एंड अगर आपको लगता है कि भाई 90 डेज भी मैं यूएई के अंदर नहीं रह सकता, तो देखिए आखिरी रास्ता यही बचा है टैक्स बचाने का कि आपको यूएई के अंदर फ्री जोन कंपनी सेटअप करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप फ्री जोन कंपनी सेटअप करते हैं तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपकी वो जो कंपनी है वो टैक्स रेसिडेंट मानी जाएगी यूएई की, एंड टैक्स रेसिडेंट यूएई की मानी गई तो उसकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होगी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, चाहे आप इंडिया में रहें, चाहे यूएई में रहें, या किसी भी कंट्री में रहें। हाँ, आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, उस कंपनी का जो इफेक्टिव कंट्रोल मैनेजमेंट होना चाहिए वो यूएई के अंदर ही होना चाहिए। इस बेसिस पे आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सारी की सारी इनकम टैक्स फ्री कर सकते हैं। एंड अगर आपको यूएई में कंपनी सेटअप करने में हेल्प चाहिए तो हमारी टीम को आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम एंड टू एंड सॉल्यूशन देती है, फ्री जोन कंपनी भी सेटअप करती है, मेनलैंड भी करती है, प्लस बैंक अकाउंट भी आपको ओपन करके देगी 100% गारंटी के साथ। प्लस आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है टीआरसी से रिलेटेड, कंपनी सेटअप से रिलेटेड, या कोई भी टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।